नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभाव साक्षी का स्पेशल शो यस माय लॉर्ड। जैसे जैसे 2025 करीब आ रहा है, हमने वर्ष के शीर्ष 10 निर्णयों की अपनी सूची तैयार की है। अदालत के ये निर्णय महत्वपूर्ण राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रभाव पर असर डालने वाले रहे हैं। ये साल अदालती निर्णयों के लिए ऐतिहासिक रहा। करीब करीब 1000 से ज्यादा फैसले दिए गए। उनमें से 10 अहम निर्णय का चयन करना अपने आप में चुनौती भरा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस साल के 10 बड़े जजमेंट। बिल्किस बानो के दोषियों की सजा माफी को रद्द किया गया। बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों को रिहा करने की गुजरात सरकार के आदेश को रद्द करने वाला फैसला 2024 में सुप्रीम कोर्ट की ओर से सुर्खियों बटोरने वाला पहला बड़ा फैसला था। 2002 के दौरान बानो के परिवार के साथ सामूहिक बलात्कार और हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। ये एक ऐसा अपराध था जिसे देश के एक बड़े वर्ग की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया था। दोषियों को मुंबई में सजा सुनाई गई, जिसे महाराष्ट्र सरकार सजा माफी पर विचार करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी बन गए। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और उज्जवल भुइयां की स्पष्ट रूप से छूट के आदेश को गैर कानूनी माना और प्रक्रियागत खामियों को उजागर किया और कहा कि यह कानून के शासन के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। निर्णय में कहा गया कि यद्यपि दोषियों को रिहा करने का निर्णय प्रशासनिक क्षेत्र में है, अदालतों के पास सजा माफी के आदेशों को रद्द करने का भी अधिकार है। चुनावी बॉन्ड योजना को किया गया रद्द। असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया, जिसमें राजनीतिक दलों को गुमनाम दान की अनुमति दी गई थी। 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ द्वारा किए गए बहुप्रतीक्षित फैसले में कहा गया कि चुनावी बॉन्ड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करती है। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने वित्त अधिनियम 2017 के माध्यम से पेश की गई योजना को रद्द करते हुए कहा कि मतदान के विकल्प के प्रभावी अभ्यास के राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी आवश्यक है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई, जो चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला बैंक है, को 2019 से चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों का विवरण 3 सप्ताह में भारतीय चुनाव आयोग को प्रस्तुत करने का आदेश भी दिया गया। ईसीआई को अपने आधिकारिक वेबसाइट पर ऐसे विवरण प्रकाशित करने के लिए भी कहा गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जमानत दी गई। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइया की पीठ ने केजरीवाल को 10 लाख रुपए के मुचलके और 2 जमानत राशियों पर जमानत दी। शीर्ष अदालत ने केजरीवाल को मामले के संबंध में सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं करने का भी निर्देश दिया। न्यायमूर्ति भुइया ने केजरीवाल को नियमित जमानत के संबंध में न्यायमूर्ति सूर्यकांत से सहमति जताई। पीठ ने अपने फैसले में कहा कि अपीलकर्ता की गिरफ्तारी अवैध नहीं थी और जांच के उद्देश्य से किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा प्रतीत नहीं होती जो पहले से ही किसी अन्य मामले में हिरासत में हो। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने 21 मार्च को आबकारी नीति मामले में केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए भी 10 मई को 21 दिन की अंतरिम जमानत अरविंद केजरीवाल को दी थी। आरक्षित श्रेणियों के भीतर उप वर्गीकरण को वैधता। सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को एक ऐतिहासिक फैसले में कहा कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उप वर्गीकरण करने के संवैधानिक अधिकार है, ताकि उन जातियों को आरक्षण प्रदान किया जा सके जो सामाजिक और शैक्षणिक रूप से अधिक पिछड़ी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि राज्यों को पिछड़ेपन और सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व के मात्रात्मक और प्रदर्शन योग्य आंकड़ों के आधार पर उप वर्गीकरण करना होगा, न कि मर्जी और राजनीतिक लाभ के आधार पर। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ ने 6-1 के बहुमत के निर्णय से ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश सरकार के मामले में शीर्ष अदालत की 5 सदस्यीय पीठ के 2004 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों के किसी उप वर्गीकरण की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि वे अपने आप में स्वजातीय समूह हैं। खानों और खनिजों का काराधन और औद्योगिकरण, शराब की विनियमन। इस वर्ष 9 न्यायाधीशों की 2 पीठों ने केंद्र और राज्य सरकार के बीच कानून बनाने की शक्तियों के वितरण पर विचार किया। खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण में 8-1 के बहुमत से माना गया कि खानों और खनिजों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति को इतनी हद तक नहीं बढ़ाया जा सकता कि यह इस विषय पर कानून बनाने के लिए इस राज्यों की शक्तियों को छीन ले। ललिता प्रसाद वैश्य के मामले में समान बहुमत में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 7वीं अनुसूची की सूची 1 के तहत संघ की शक्तियों का उपयोग उन शक्तियों को छीनने के लिए नहीं किया जा सकता है जो सूची 11 ने राज्यों को दी है। इस प्रकार राज्य सरकारों के पास औद्योगिक शराब को विनियमित करने की शक्ति थी। बहुमत ने पाया कि राज्य और केंद्र के बीच विधायी शक्तियों को स्पष्ट विभाजन भारत के संघीय ढांचे को मजबूत बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण। उन्होंने दोनों सूचियों की इस तरह से व्याख्या करने के महत्व पर भी जोर दिया, जिसमें यह सुनिश्चित हो सके कि राज्यों को कानून बनाने की शक्तियों को संकीर्ण रूप से नहीं पढ़ा जाए। बच्चों से जुड़े सेक्सुअल कंटेंट पर क्या है कानून। सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के सेक्सुअल, एक्सप्लोइटेटिव और अब्यूजिव मटेरियल को लेकर बड़ा फैसला दिया। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री डाउनलोड करना, देखना और सर्कुलेट करना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जाएगा। अदालत ने कहा कि हमने ये फैसला बच्चों के उत्पीड़न से दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाओं के आधार पर दिया है। अदालत ने संसद को सुझाव दिया कि पॉक्सो एक्ट में बदलाव किया जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्सुअल, एक्सप्लोइटेटिव कंटेंट, अब्यूजिव मटेरियल का इस्तेमाल किया जाए। अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट पर इस तरह के कंटेंट देखता है तो उसे डाउनलोड नहीं करता है, तो भी उसे पॉक्सो की धारा 15 के तहत केस बनेगा। यह माना जाएगा कि उसने इस तरह की सामग्री को कंज्यूम किया है। अगर इस तरह का कंटेंट देखने वाले को इसे आगे फॉरवर्ड करने का नहीं, या इससे वो कोई अधिक आर्थिक लाभ नहीं लेना चाहता है, तो भी इसे अपराध माना जाएगा।
नागरिकता अधिनियम असम समझौता की धारा 6 की वैधता। इस मामले में सवाल उठाया गया कि क्या 1985 के असम समझौते को लागू करने के लिए पेश की गई नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 6A अनुच्छेद 11, 14, 29, 326 और 355 का उल्लंघन करती है। समझौते में असम में शरणार्थियों के आमद होने के कारण होने वाले तनाव को हल करने की मांग की गई। 1971 में बांग्लादेश मुक्ति युद्ध के मद्देनजर 24 मार्च 1971 को पहले प्रवेश करने वाले नागरिकता प्रदान करती है, जिससे कानूनी निश्चितता आती है। हजारों अप्रवासी जो अपनी नागरिकता पर स्पष्टता के बिना दशकों से असम में रह रहे हैं, फैसले ने 4-1 के बहुमत से धारा 6A को बरकरार रखा। इस दावे को खारिज करते हुए कि यह प्रावधान असमीय संस्कृति को कमजोर करती है और बाहरी आक्रमण के बराबर है, बहुमत ने असम की विशिष्ट पहचान को स्वीकार किया और इस बात पर जोर दिया है कि असम की सांस्कृतिक चिंताएं प्रावधान के बजाय और गैर कार्यान्वयन से उत्पन्न हुई है। हर निजी संपत्ति पर कब्जा नहीं कर सकती सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति विवाद में बड़ा फैसला सुनाया। इस मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 9 न्यायाधीशों वाली पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाले प्रत्येक निजी संपत्ति संसाधन संविधान के अनुच्छेद 39B के तहत भौतिक संसाधन नहीं कहा जा सकता। 9 जजों की पीठ में जस्टिस ऋषिकेश राय, BV नागरत्ना, JB पाद्रीवाला, सुधांशु धूलिया, मनोज मिश्रा, राजेश बिंदल, सतीश चंद्र शर्मा और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह भी शामिल थे। CJI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि 3 जजमेंट है, मेरा और 6 जजों का, जस्टिस नागरत्ना का आंशिक सहमति वाला और जस्टिस धूलिया का असहमति वाला। बता दें कि 39B की अलग अलग व्याख्या की गई है। अलग अलग बेंच व्याख्या में उलझती रही है। इसे यह साफ नहीं कि कौन सी चीज समुदाय का संसाधन है और क्या नहीं। 39B संविधान के चौथे भाग में आता है। AMU पर 1967 के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने पलटा। CJI ने 1967 के जजमेंट अजीज पाशा बनाम यूनियन ऑफ इंडिया उस फैसले को निरस्त कर दिया। 3 जजों की बेंच तय करेगी कि अल्पसंख्यकवाद दर्जा रहेगा या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की अल्पसंख्यक स्थिति की बहाली की मांग करने वाली याचिकाओं के श्रृंखला पर अपना फैसला सुनाना शुरू किया। लंबे समय से चली आ रही बहस को हल करने के लिए तैयार 1920 में स्थापित AMU भारतीय संविधान के तहत अल्पसंख्यक संस्थान के रूप में योग्य है या नहीं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली खंडपीठ ने अदालत के फैसले को पढ़ना शुरू करते हुए कहा कि 4 अलग अलग राय थी, जिसमें 3 असहमति वाले फैसले में शामिल थे। CJI ने कहा कि उन्होंने अपने लिए बहुमत का फैसला लिखा है और जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा, जस्टिस सूर्यकांत, दीपांकर दत्ता, जस्टिस चंद्र शर्मा अपने अलग अलग असहमति वाले विचार लिखे हैं। अवैध बुलडोजर एक्शन पर अंकुश लगाने के लिए दिशा निर्देश। जहांगीरपुरी सांप्रदायिक हिंसा में आरोपी मुस्लिम व्यक्ति के घरों पर आधिकारिक द्वारा बुलडोजर चलाए जाने के 2 साल बाद न्यायालय ने देश भर में इस तरह के विध्वंस को रोकने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। दिसंबर 2024 में एक मुस्लिम ऑटो रिक्शा चालक के घर पर बुलडोजर चलाने से प्रेरित होकर एक पीठ ने लंबे अंतराल के बाद मामले की सुनवाई की। यह मामला उनके मुस्लिम किराएदारों के बेटे द्वारा एक हिंदू सहपाठी को चाकू मारने के बाद की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि आश्रय के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है। कार्यकारी न्यायाधीश और जूरी बनाकर शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर किया गया, कानून के शासन को कमजोर किया गया है। पीठ ने कुछ प्रक्रियात्मक दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें कम से कम 15 दिन पहले मालिक की कब्जाधारी को एक लिखित नोटिस दिया जाना चाहिए, कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस के बारे में सूचित रखना और एक निर्देशित प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई सुनिश्चित करना। तो आज हमने आपको इस साल की प्रमुख कानूनी दुनिया से जुड़ी खबरों के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए देखते रहे प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।